मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुंबई दौरे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ उनकी मुलाकात पूरी हो चुकी है। अब से कुछ ही सेकंड्स के बाद, यानी कि कुछ मिनट भी नहीं, कुछ ही सेकंड्स के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें शरद पवार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों अपनी बात रखेंगे। तस्वीरों में राघव चड्ढा और आतिशी भी नजर आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की मौजूदगी यहां पर है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी की मौजूदगी यहां पर है। अरविंद केजरीवाल और शरद पवार एक फ्रेम में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही मिनटों के बाद शुरू हो जाएगी। और देखिए, दोनों के बीच मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें आपको आतिशी और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिखाई दे रहे होंगे। भगवंत मान भी यहाँ पर मौजूद है, राघव चड्ढा यहाँ पर मौजूद हैं, आतिशी यहाँ पर मौजूद है, यानी कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे। साथ ही अरविंद केजरीवाल और शरद पवार के बीच की जो मुलाकात है, जो बातचीत है, वो संपन्न हो चुकी है। इस बातचीत के बाद अब बारी है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी मीडिया के सामने बातचीत का सार रखने की कि आखिर बातचीत के बाद क्या तय हुआ है। देखिए, आपको राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ ही राज्यसभा के जो एक और सांसद है संजय सिंह, वो भी नजर आ रहे होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और साथ ही यहाँ पर आप देखिए, शरद पवार नजर आ रहे हैं, भगवंत मान के ठीक बगल में संजय सिंह बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि दोनों की जो मुलाकात है वो लगभग पूरी हो चुकी है। और अब फाइनल स्टेज पर है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर ये अपने विचार साझा करेंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की दो बड़ी जीत की तस्वीरें आपने देखी थी। एक जो कोलकाता से सामने आई, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने समर्थन दिया है अरविंद केजरीवाल को। आप देखिए कि अगर आप राज्यसभा की सीटें काउंट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद अगर तीसरा सबसे बड़ा कोई दल है जिनके पास राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो वो टीएमसी ही है, तृणमूल कांग्रेस ही है। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस का समर्थन केजरीवाल को मिलना बहुत बड़ी जीत है। फिर आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल की खुद की पार्टी के पास कम से कम 10 सांसद हैं राज्यसभा के, तो उन्हें वो समर्थन तो मिल ही रहा है। 13 सांसद आप टीएमसी के मान लीजिए। फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे से भी बातचीत की है, तो जो शिवसेना, खासतौर पर वो वाली शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के पक्ष की है, एकनाथ शिंदे वाली नहीं, तो उनमें भी 3 ऐसे राज्यसभा के सांसद हैं जिनका समर्थन अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है। उसके अलावा आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन दोनों ने भी मुलाकात की थी। और इन दोनों की मुलाकात से भी ये बात स्पष्ट है कि चाहे आरजेडी के राज्यसभा के सांसद हों जिनकी संख्या 4 है, और चाहे जेडीयू की तरफ से हो, वो भी समर्थन करेंगे अरविंद केजरीवाल का। अब देखना ये होगा कि एनसीपी चीफ शरद पवार समर्थन देते हैं, नहीं देते हैं। और ये मुलाकात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आप इस समीकरण को समझिएगा। शरद पवार इतने वरिष्ठ नेता हैं और इतने अनुभवी नेता हैं कि इन्हीं के कहने पर शिवसेना जैसी पार्टी, जो कि बीजेपी के साथ सालों से जुड़ी हुई रही है, जिसकी विचारधारा बीजेपी के साथ मेल खाती है, वो शिवसेना कांग्रेस के साथ एक होकर के महाविकास अघाड़ी के रूप में महाराष्ट्र की सरकार बनाती है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस अगर मिल पाए, महाविकास अघाड़ी का जन्म हुआ तो केवल शरद पवार की वजह से, उनकी समझाइश की वजह से। ऐसे में शरद पवार के साथ मुलाकात, और यह लंबी मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शरद पवार न केवल एनसीपी का एक बड़ा चेहरा है, बल्कि गठबंधन का एक बड़ा चेहरा है, विपक्षी एकता का एक बड़ा चेहरा है। अगर अरविंद केजरीवाल इस तीसरी बड़ी जीत को हासिल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो 31 राज्यसभा की सीटें हैं, उनमें से भी कुछ सीटें अपने पक्ष में लाने में अरविंद केजरीवाल कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि शरद पवार की जो पकड़ है, राजनीतिक पकड़ है, वो कई राजनीतिक दलों पर है। कई राजनीतिक दलों के जो अध्यक्ष हैं, जो वरिष्ठ और शीर्ष नेतृत्व हैं, उनके साथ शरद पवार के संबंध बहुत अच्छे हैं। इन संबंधों का लाभ अगर अरविंद केजरीवाल को मिलता है तो निश्चित तौर पर न केवल ये तीसरी बड़ी जीत होगी, बल्कि राज्यसभा में जो संख्या बल, जो गणितीय समीकरण अरविंद केजरीवाल बैठाना चाहते हैं, वो समीकरण स्थापित करने में, वो समीकरण बैठाने में अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में कामयाब हो सकते हैं। हालांकि अध्यादेश अभी अभी आया है, 6 महीने का वक्त है। 6 महीने में कभी भी ये विधेयक या बिल के रूप में आ सकता है, जब भी संसद का अगला सेशन होगा। लोकसभा का आंकड़ा ये कहता है कि बीजेपी पूरी तरह से अब जो संख्या बल है वो जुटाने में कामयाब होगी, लेकिन राज्यसभा में कैसे इस अध्यादेश को रिजेक्ट करना है, उसकी तैयारी यहां पर हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी
और उनके साथ राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता माननीय संजय सिंह जी, साथ में आए हुए उनके पार्टी के राज्यसभा सांसद और युवा नेता माननीय राघव चड्ढा जी और दिल्ली की मंत्री महोदया माननीय आतिशी जी आज यहाँ मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी को और उनके साथ हम सभी उनके सहयोगियों को आज केजरीवाल जी के और मान साहब के नेतृत्व में यहाँ मुलाकात हुई और देश की विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों के बारे में चर्चा शीर्ष नेतृत्व ने की और खास करके वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के साथ साथ जो पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से जो 5 बेंच की खंडपीठ जो 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो पिछले 8 वर्षों से दिल्ली सरकार की याचिका पर गंभीर तरह से सुनवाई के बाद अपने जजमेंट को पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो आप हमारे सबके सामने प्रस्तुत किया उसमें 5-0 के जजमेंट के साथ उन्होंने दिल्ली सरकार की जो याचिका है उसको मंजूर किया और जो दिल्ली सरकार अपने अधिकार के लिए लड़ रही थी, खास करके जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो पूरे मुद्दे होते हैं जिसमें दिल्ली सरकार को स्वायत्ता होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक नेशनल कैपिटल रीजन है मगर वहाँ की विधानसभा है और वहाँ की सरकार मुख्यमंत्री महोदय के मुख्यमंत्री महोदय के अधीन काम करती है, तो उनको सारे अधिकार जो मिलने चाहिए एक राज्य सरकार के, खास करके एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर पोस्टिंग्स के बारे में वो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया। लेकिन उसके पश्चात केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस लाकर उस सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को एक नए कानून का स्वरूप देने का काम किया और वो ऑर्डिनेंस स्वाभाविक है कि ऑर्डिनेंस तब तक ही लागू रहता है जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट में संसद में उसको पारित नहीं किया जाता है। तो आने वाले लोकसभा और राज्यसभा का जब सत्र शुरू होगा तो ये ऑर्डिनेंस भी वहाँ पर बिल के द्वारा, कानून के द्वारा वहाँ पर पार्लियामेंट में प्रेषित होगा और लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों को फिर उस पर मतदान करने का और बहस और मतदान करने का अधिकार रहेगा। तो इस बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और साथ साथ मान साहब ने भी पवार साहब से खास करके आगे आने वाले इस विधेयक के बारे में चर्चा की और उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने इसमें एकजुटता और एकता दिखाकर इस बिल का मुकाबला करना चाहिए। जो सरकार की जो नीति है जिसकी वजह से एक गलत एक परंपरा की शुरुआत हो रही है जहां एक चुनी हुई सरकार का अधिकार छीना जा रहा है और जो इनके आने के पूर्व जो सरकार थी जिसको कभी इस तरह का कभी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन आज केंद्र और राज्य के बीच में जो संघर्ष की वजह से दिल्ली के प्रशासन पर बहुत उसका विपरीत परिणाम हो रहा है, तो उन्होंने पवार साहब को गुजारिश की एनसीपी के नेता के नाते भी और साथ साथ में इस देश के वरिष्ठ राजनेता के नाते कि उन्होंने भी इस मामले में एक मत बनाने की पूरे विपक्षी दलों में कोशिश करना चाहिए ताकि ये बिल को वहां पर खास करके राज्यसभा में, क्योंकि लोकसभा की तो संख्या सभी को मालूम है लेकिन राज्यसभा में संख्या
किसी का भी स्पष्ट बहुमत नहीं बनता है और सभी विपक्षी दलों ने, सरकार के बाहर वाले विपक्षी दलों ने एक होकर अगर मतदान किया तो उसका जरूर फायदा हो सकता है। तो ये बात आज मुख्यमंत्री महोदय ने पवार साहब के सामने रखी। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए बाकी की बात वही करेंगे। मैं पुनश्च राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से, पवार साहब की ओर से मैं अरविंद केजरीवाल जी का, भगवंत मान साहब का और बाकी आए हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं शरद पवार जी का और उनकी पार्टी के सभी नेताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैं भगवंत मान साहब और हमारे सभी साथी शरद पवार जी के साथ और उनकी पूरे सभी नेताओं के साथ यहाँ मिलने के लिए आए थे। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तो 23 मई 2015 को एक सिंपल सा नोटिफिकेशन जारी करके केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की सर्विसेज की अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल करने की सारी पावर छीन ली। 2015 से लेके 23 मई 2015, अब मई 2023 हो गया। 8 साल से हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर दिल्ली के लोग काट रहे थे। 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 संविधान पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5-0 से पूरा का पूरा ऑर्डर दिल्ली के लोगों के हक में दिया कि दिल्ली के लोग जो सरकार चुनते हैं उस सरकार को काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर सकती तो दिल्ली के लोगों को चुनाव करने की, सरकार चुनने की क्या फ़ायदा। पूरा हमारे हक में आया। लेकिन जो लड़ाई 8 साल में हमने जीती, 11 मई को ऑर्डर आया, 19 मई को 8 दिन के अंदर इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके उसको ख़त्म कर दिया। सारी पावर वापस, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास या केंद्र के एलजी के पास सारी पावर होगी। तो जैसा अभी एक्सप्लेन किया कि अब ये बिल के रूप में आएगा पार्लियामेंट में, तो हम पूरे देश में एक एक पार्टी के पास जा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। दिल्ली के लोगों के लिए समर्थन मांग रहे हैं कि जब ये संसद में बिल आएगा तो इसको बिल को हराना है। तो मैं एनसीपी का, पूरी पार्टी का, शरद पवार साहब का खास तौर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरा समर्थन देने की हमें आश्वासन दिया है कि जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। जैसा भी प्रोफेसर पटेल साहब ने बताया कि राज्यसभा के अंदर किसी भी पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो अगर नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो ये बिल गिर सकता है। पहली चीज़ ये कि ये दिल्ली की लड़ाई नहीं है। दिल्ली के लोगों के साथ जो हो रहा है ये पूरे फेडरल स्ट्रक्चर की लड़ाई है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर वहाँ के लोग नॉन बीजेपी पार्टी को वोट देके उसकी सरकार बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उनके साथ 3 बर्ताव करती है। पहला, या तो उनके विधायकों को खरीद के उनकी सरकार गिरा देती है और बीजेपी की सरकार बना लेती है। दूसरा, या फिर ईडी और सीबीआई को भेज के उनके विधायकों को डरा के, धमका के, पार्टी को तोड़ के, सरकार को तोड़ के उनकी सरकार गिरा देती है और अपनी बीजेपी की सरकार बना लेती है। और तीसरा, अगर ना बिकें ना टूटें तो फिर अध्यादेश लाके, ऑर्डिनेंस लाके गवर्नर के जरिए उनको काम नहीं करने दिया जाता। ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के अंदर आप सब लोग इसके भुक्तभोगी हैं। हमने कुछ महीने पहले देखा कि यहाँ पे किस तरह से जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को किस तरह से ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, पैसों के द्वारा तोड़ के, एमएलएस को तोड़ के और पूरी सरकार को गिरा दिया गया। ये देश के लिए अच्छी परिस्थिति नहीं है कि अगर केंद्र सरकार, अगर उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा, बीजेपी की सरकार नहीं बनाएगा तो हम सरकार चलने नहीं देंगे या सरकार तोड़ देंगे। ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। तो हम पूरे देश के लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं ये विपक्ष की एकता है क्या? ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ये देश की बात है।
देशभक्तों की बात है। जितने इस देश के अंदर देश को चाहने वाले लोग हैं, जितने इस देश के अंदर देश को चाहने वाली पार्टियां हैं, उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। तो जितने देश को चाहने, कोई देश को चाहने वाला व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि भाई इस तरह से चुनी हुई सरकारों को तोड़ के, खरीद के, अध्यादेश जारी करके काम ना करने दिया जाए। तो मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शरद पवार साहब का कि आपने हमें, और शरद पवार साहब देश के, आज मैं समझता हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स विच द कंट्री हैज़। सो हम शरद पवार जी से हमने निवेदन किया कि आपका तो सहयोग मिलेगा ही, लेकिन आप सारी पार्टियों से बात करके उनको सबको भी इस बिल के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर ये राज्यसभा में बिल गिर जाता है, बीजेपी पास नहीं करवा पाती है, तो ये आप इसको 2024 का सेमीफाइनल मानिएगा। फिर मैसेज ये होगा कि 2024 में मोदी जी की सरकार नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पटेल साहब, हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट अरविंद केजरीवाल साहब और एनसीपी के नेता और देश के बड़े नेताओं में जिनका शुमार हुआ है, माननीय शरद पवार जी, मेरी पार्टी के राज्यसभा के साथी, सभी मीडिया वाले साथी। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोलना, बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, इन्होंने बोल दिया है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है।